नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी के लिए हिंदी व्याकरण। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरी वीडियो होगी वो 5 से 10 मिनट पर चैप्टर होगी। ठीक है, मतलब कि आप 5 से 10 मिनट में अपना एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें से 99% जो आपके पीवाई के क्वेश्चन है वो इसी जो मैं पढ़ाऊँगा इसी में से आएंगे। ये मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला लेसन है वो है हिंदी की वर्णमाला। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। इसमें 10 मात्राएं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। मतलब कि जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमारा क्या है, तो क्या को में एक स्वर जरूर होगा। कौन सा होगा? क्या हलंत प्लस के ए, तो ए इसमें स्वर है। तो इसका मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। इन्हें अच भी कहते हैं। इन्हें अच भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अच भी क्या कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि ह्रस्व लघु स्वर और जी बड़े मतलब दीर्घ गुरु या फिर संधि स्वर। ठीक है, ओके। लघु स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ओ और से दी से ऋषि। ये हमारे 4 लघु स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 लघु स्वर होते हैं। ओके, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मतलब कि इनके अंदर सिर्फ एक मात्रा होती है तो इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ गुरु या फिर संधि स्वर ये 7 होते हैं। 7 कौन से? आ, बड़ी ई, ओ, ए, ऐ, ओ और जी औ। ठीक है, ये हमारे 7 स्वर होते हैं। तो 7 तो हमारे दीर्घ हो गए और मतलब कि 7 तो हमारे दीर्घ और लघु 4 मिला के टोटल हो गया आपके 11। ठीक है, टोटल मिला के हो गया हमारे 11। ओके, अब इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, जो मतलब कि मेन दीर्घ स्वर होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई और जी ऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। कौन से? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मतलब कि इनके अंदर 2 मात्रा होती है। कितनी? 2 मात्रा होती है। ठीक है, ओके। अब आगे जाते हैं। ये देखो, दीदी का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। दीदी का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। प्लुत स्वर 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम एक प्लुत स्वर है। ठीक है, नोट। संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि संस्कृत की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 9 स्वर होते हैं। ठीक है, और आयोगवाह कितने होते हैं? 2। आयोगवाह कितने होते हैं? 2। और आगत होता है 1। ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो जीव, ये हमारी जीव है, इसके कितने भाग होते हैं? 3। एक तो आगे का, एक है बीच वाला और एक है पीछे वाला। ठीक है, अग्र, मध्य, पश्चिम। तो अगर भाग से बोले जाएंगे वे ई, ए, आई। मध्य में सिर्फ होगा ए। कौन सा? ए। और बाकी पीछे में, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक है, आ, उ, ओ, औ। ओके, अब जाते हैं आगे। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समर्थ और जी अर्धसमर्थ, विवर्त और अर्धविवर्त। समर्थ होते हैं हमारी ई, ओ, ऊ। समर्थ ई, ओ, ऊ। विवर्त होता है सिर्फ एक आ। तो समर्थ और विवर्त, समर्थ ई, ओ और विवर्त होता है हमारा आ। तो और अर्धसमर्थ होते हैं ए, ओ और अर्धविवर्त होते हैं ए, ऐ और जी औ। ऐ, ऐ और औ। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। अब देखो,
ओष्ठ प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, वृत्तमुखी, आवर्तमुखी, मतलब कि खुला मुख और बंद मुख। जो बंद मुख से बोले जाएंगे वो उ ऊ ओ और जी औ। आवर्तमुखी में ए, आ, ई, ए और जी आई। ठीक है, ओके। अब स्वर खत्म। अब आ जाते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं, इन्हें परतंत्र कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे, एक मिनट, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ओके, और जो ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये 5 वर्गों में होते हैं। कितने? 5 वर्गों में ये होते हैं। कौन कौन से? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और जी पै वर्ग। ठीक है, कौन कौन सा? कै, च, ट, त, पै। ठीक है, ये याद रखना जरूर। ठीक है, तो जो मतलब कै वर्ग के अंतर्गत है वो कै, कै, गै, गै, च के च, छ, जै, जै, ट के ट, ठ, ड, ढ, थ के त, थ, द, द और पै के पै, फै, बै, बै। ठीक है, और जो इन्हें जो बोलने का स्थान होता है, कै वर्ग होता है कंठ, तालु, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मुर्दा, त वर्ग का दंत और जी पै वर्ग का ओष्ठ। मतलब कि बेसिकली जो मैं इसमें ट्रिक यूज करता था, मतलब यूज करता हूँ, तो वो करता हूँ मैं वो ट्रिक करता हूँ के टी एम डी ओ एन डी। वो तो मैं खुद ही लगाता हूँ, मतलब कि के टी एम 2, के टी एम 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। के टी एम 2, के टी एम 2। ठीक है, आप ये ट्रिक जरूर यूज करके देखना। ये ट्रिक बहुत यूजफुल होती है। मतलब कि इसका बेसिकली कहने का मतलब होता है कि जो कै वर्ग से का कंठ है वो ए, आ, कौन सा? ए, आ और विसर्ग मतलब कि है, ये इसी में यूज होता है। तालु में ई यस है, ई यस है। मुर्दा में ऋषि, रे और से। दंत में ले, सहज है, दंत में ले, सहज है और ओष्ठ में ऊ। ठीक है, ओष्ठ में ऊ। ठीक है, ओके। अब देखो हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये तो आपके बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये आते हैं च वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो च वर्ग होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है और वैफ है डंटोस्ट होते हैं। वैफ है डंटोस्ट होते हैं। ये आप सीधा याद रख सकते हो, कि वैफ है डंटोस्ट होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। देखो, अगर जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए और आपको मेरे पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये रह ले उष्म संघर्षी व्यंजन से है। देवगुण उत्सिप्त संकरवर्ण और ताड़नजात वर्ण डै और जी डै। नासिक के व्यंजन डै मतलब कि ये पंचम वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। जो कि पंचम वर्ण होता है वो नासिक के वर्ण कहलाता है। अर्थ स्वर ये मेरे टेस्ट में पूछा गया था, टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो ये है और जी वह। ठीक है, लोंटिक और जी परकंपित जो वर्ण है वो आपका रै। कौन सा है वो है आपका रै। ठीक है, पार्श्विक लय। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? लय को। जीभ के अगल बगल लुंठित व्यंजन रै को। ठीक है, अमानक वर्ण जय मतलब जय और वह, मतलब कि आपने वो देखा होगा ये जय और वह मतलब ऐसे होते हैं, तो इसे अमानक वर्ण कहते हैं। ओके, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये है हमारा कांकल्य वर्ण। कांकल्य वर्ण किसे कहते हैं? उस संयुक्त व्यंजन आपको बहुत अच्छी तरह से 17 क्या और जय और जिसरा मतलब कि ठीक है। और जी आगत व्यंजन आपके होते हैं जय और वह। अच्छा, आप मुझे ये बताओ
इसका स्थान कहाँ होगा और इसका स्थान कहाँ होगा और जय का स्थान कहाँ होगा और सरय का स्थान कहाँ होगा। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारी सिर्फ एक रिवीजन क्लास चल रही है। अगर जो फुल क्लास हो तो मैं आपको बिल्कुल बताता। ठीक है, चलो मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ क्या प्लस के ल, तो ये तो होगा आपका सरय। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये जो हमारा होता है ये अक्षत्रिय वाला जो, तो ये होता है क्या प्लस है, तो यह क्या के बाद आएगा। ठीक है, और जो ये होता है हमारा त्रय, ये तय प्लस के र होते हैं, तो यह तय के बाद आएगा। और ये हमारा होता है जय, तो जय प्लस के आई हैं, तो ये जय के बाद होगा सरय, स प्लस के र, ये स के बाद आएगा। ठीक है, सॉरी वो शुरू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, अब हम इसमें आगे आ जाते हैं। अगला हमारा कहता है, ये देखो अल्पप्राण एवं महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण 1 2 3 4 5, जो अल्पप्राण होते हैं वे 1 3 5 होते हैं, और ये रह और सभी स्वर होते हैं। मतलब कि जो अल्पप्राण होते हैं 1 3 और जी 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन और जी सभी स्वर होते हैं। ठीक है, ओके, और जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण के अंतर्गत सिर्फ 2 4 व्यंजन और स है आएंगे। मतलब कि 1 3 5 तो हो गए अल्पप्राण और 2 और जी 4 हो गए महाप्राण। आप ये सोच रहे हो कि 1 3 5 2 4 क्या है, तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 ये है। ये देखो ये वर्ग है, क्या है, ख ग और जी अंग है। ठीक है, तो ये तो चलो उसी में डाले नासिक के व्यंजन में, तो क्या 1 ख 2 ग 3 ग 4 और ये 5। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो हम वहीं पे चलते हैं जहाँ हम थे। ओके, अब ये देखो हो गया, और इसमें स और जी है भी आते हैं। मतलब कि महाप्राण में उस व्यंजन भी आते हैं, महाप्राण के अंदर उस व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। ये होता है अघोष। इसमें आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अघोष होता है जो मतलब कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, उसको हम अघोष कहते हैं। और प्लस के स और जी स, ये होते हैं इसमें अघोष में। और जो सघोष होता है वो होता है वर्ग का तीसरा चौथा और ये 5वां प्लस सभी स्वर और ये रह और है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट, मतलब कि जो ये नासिक के व्यंजन होते हैं पंचवर्ण, ये अल्पप्राण और ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं इसमें आगे। ओके, आप ये सोच रहे होगे कि ये देखो संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, संयुक्त ध्वनियाँ, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर बोली जाती है, तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्राण, ग्राण, म्लान, क्यारी, कलान, ट्रक, ऊर्ज, ड्राइवर, प्रकट इत्यादि। ठीक है, संपर्क ध्वनियाँ यूपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है संपर्क ध्वनियों से। ठीक है, जब एक ध्वनियाँ 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको संपर्क ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे संबल में स और ब के मध्य मैं की ध्वनि आ रही है, संबल, कंबल और जी बंदर। ठीक है, आप आते हैं और आपके युग्मक ध्वनियाँ, किसी शब्द में ही एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए। जैसे दिल्ली, इसमें ल और ल 2 बार आया है, तो यह युग्मक ध्वनि हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा चैप्टर एंड
वर्णमाला हमारी होती है। एंड ओके, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।